प्रखर समाजवादी नेता, मंडल मसीहा के रूप में दुनिया भर में प्रतिष्ठा प्राप्त, आज़ादी के बाद के सबसे प्रखर चेतना के साथ जनसेवा में खुद को रमाने वाले और संसदीय बहस के म्यार को उठाने वाले मेरे अभिभावक और मैं कहूं कि समाजवादी आंदोलन के इतिहास के गुरु रहे श्रद्धेय शरद यादव जी की जयंती पर यहाँ उपस्थित उनको चाहने वाला सहृदय समाज, शरद जी ने एक पूरी खेप तैयार की, न सिर्फ सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की, बल्कि जब कभी संदेह होता है राजनीतिक कर्म में, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले साथियों को, वे एक संबल के रूप में हमारे सामने खड़े होते हैं। और जो उरूज था शरद जी के जीवन का और जो उनके आखिरी कुछ वर्ष थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनके प्रति उनका अतिशय स्नेह था और जिनको उनके राजनीतिक ताकत से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि हर किसी को लगता था कि शरद जी हमको सबसे ज्यादा चाहते हैं। और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के जीवन में इतने आत्मीय लोगों का होना ही और उनके नहीं रहने के बाद भी उस व्यक्तित्व का उज्जवल पक्ष कैसा है, इसको दिखाता है। एक निर्णायक मोड़ पर शरद जी हम सबको छोड़कर चले गए। 5-7 वर्ष और होते तो मेरा ख्याल है कि हम सब लोग कभी कभी इतने कमजोर खुद को नहीं पाते, कभी नहीं थकने वाला एक अनवरत चलने वाला योद्धा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पसंद, उनके द्वारा सीधे सीधे लड़ाए जाने वाले पहले जनता प्रत्याशी और जीवन भर बड़े लोगों की सोहबत में रहकर इस देश की तासीर को समझना और गांधी, लोहिया जयप्रकाश, दादा धर्माधिकारी, इन सब लोगों से अभिसिंचित जो समाजवादी आंदोलन है उसको जरा भी कलुषित नहीं होने देना, जबकि 45 वर्षों का संसदीय जीवन। मैं आग्रह करूंगा डी राजा साहब से कि प्लीज एक समन्वय के साथ इतनी लंबी अवधि में इस देश के कई जन आंदोलनों का नेतृत्व करना और युवा जनता के अध्यक्ष के साथ साथ लोकदल के, युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर जनता दल के महासचिव और फिर जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष और फिर जनता दल यूनाइटेड के सबसे लंबे समय तक सदारत करने वाले नेता। आज हम शरद जी को किस रूप में याद करना चाहते हैं, किन बातों के लिए उनको इतिहास में एक विशिष्ट जगह मिलेगी। किसी भी नेता का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होता कि वह कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहा, मुख्यमंत्री रहा, पार्टी का अध्यक्ष रहा, बल्कि उसने अपने जीवन में फैसले कैसे लिए और उन फैसलों का आम आवाम की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। और वो कहते भी थे कि हमको बाकी बातों को छोड़ भी दे तो 3 बातों के लिए यह देश याद करे, और करता है यह देश। एक तो मंडल कमीशन की एक अहम सिफारिश को लागू कराने में उनकी निर्णायक भूमिका, दूसरा इस देश में
1931 के बाद से जो आज तक जातिवार जनगणना नहीं हुई, उसके लिए राष्ट्रव्यापी मुहिम को नेतृत्व प्रदान करना, संसद में एक सर्वसम्मति बनाने में उनका भगीरथ प्रयास, और तीसरा जो अहम योगदान है वो यह कि महिला आरक्षण को सीधे सीधे नहीं लागू कराकर उसमें भी जो सबसे तिरस्कृत और उपेक्षित समाज की महिलाएं हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसद में जोरदार बहस करना और उसको रोक के रखना इतने वर्षों तक। और पार्लियामेंट में अपनी ही पार्टी के, जिसके वे अध्यक्ष हैं, और उसी पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री, श्री दानिश अली जी हमारे मध्य आए हैं, मैं चाहूंगा आपको मंच पे आना है प्लीज। और गुजराल साहब को ये कहना कि प्रधानमंत्री क्या भगवान होता है, तो कुल मिलाकर राजनीति की ऑटोनॉमी तब तक बरकरार थी। और आज जो हम समझते हैं कि बहुत सारे विचलनों के साथ और समाजवाद को इस तरह से लोग समझते हैं कि कोई दीनहीन विचाराधीन किस्म की विचारधारा हो जो कहीं आपको ले जाती हुई नहीं दिखाई पड़ती। बहुत सारे लोग, अब किस किस के बारे में क्या कहा जाए, लेकिन हमने उन लोगों को बिसराना शुरू किया या कि उन लोगों को जब तक हित चलता है तब तक एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। और इसीलिए आज हम इस दुर्दिन को देख रहे हैं। शरद जी से हम लोगों का एक जाती राब्ता इस तरह से होता था कि कोई सवाल अगर उठाना होता था और लगता था कि हम लोगों का इतना मैसिव सीट कट हो गया रिसर्च प्रोग्राम्स में, तो कैसे होगा, तो 2-3 नाम फौरी तौर पर जहन में उभरते थे कि शरद जी के पास चल जाए तो कल ये उठ जाएगा, डी राजा साहब के यहाँ चले तो राज्यसभा में ये बात उठेगी। और धीरे धीरे करके ऐसे लोग गायब होते गए पार्लियामेंट से और पूरा सदन ऐसा लगा कि गैर राजनीतिक लोगों के द्वारा हाँका जा रहा है। शरद जी की विशेषता यही है कि उन्होंने देश दुनिया के वे सारे सवाल सदन में उठाए और उसके पीछे ये भी उनको एक लाभ था कि इतने लंबे समय तक उनको सदन में रहने का अवसर मिला। 1974 के उपचुनाव के बाद 2019 तक पार्लियामेंट का कोई इंतखाब नहीं है जो उन्होंने न लड़ा हो, हार जीत जो हो। और जब बड़े लोगों के खिलाफ आप जंग जिहाद करते हैं, बड़े लोग से मतलब कि ताकत जिनके पीछे, तो संजय गांधी की मौत के बाद राजीव जी के खिलाफ जब लड़ने गए चौधरी साहब के द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद, तो एक ही बात कहते थे कि मैं उन लोगों का नुमाइंदा हूं जिनकी मां इस देश की प्रधानमंत्री नहीं। और जब संविधान सभा के सदस्य रहे सेठ गोविंद दास के रिश्तेदार के खिलाफ लड़ रहे थे, तब भी यही कहते थे कि रवि मोहन और मैं साथ साथ पढ़े, रवि मोहन पढ़ते पढ़ते चले गए अमेरिका और मैं लड़ते लड़ते चला गया जेल। वो अमेरिका से आके लड़ रहे हैं, मैं जेल से आके थे। आपको करने का आपको कैसा करना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में कहने के लिए, लेकिन मैं करूँगा और इस्तकबाल करूँ सीताराम येचुरी साहब का। आप दोनों की दोस्ती की एक मिसाल हम सब ने देखी है और अक्सर वो आपके बारे में जिक्र भी करते थे। तो आज के दिन हम शरद जी से ऊर्जा लेना चाहते हैं मुट्ठी भर, और हमारे जीवन में वह रोशनी हमेशा बरकरार रहे जो उन्होंने हमें दी और जो उनको उनके पुरखों के द्वारा मिला। जब 2 ही लोग हुए आपातकाल के खिलाफ 6 साल जब लोकसभा की मियाद बढ़ा के कर दी गई, एक मधुलिमय साहब और दूसरे शरद जी, बाकी सब ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं दिखाई। उस वाकये के बाद जो लोकनायक जयप्रकाश ने उनको खत लिखा, उसको उद्धृत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूं कि प्रिय शरद,
तुमने लोकसभा से त्याग पत्र देकर त्याग का जो साहसपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। देश के नौजवानों ने तुम्हारे इस कदम का हृदय से स्वागत किया है, जो इस बात का सबूत है कि युवा वर्ग में त्याग बलिदान के प्रति आदर की भावना कायम है। तुम्हारे इस कदम से लोकतंत्र के लिए संघर्षशील हजारों युवकों को एक नई प्रेरणा मिली है। मेरा विश्वास है कि इस उदाहरण से उनमें वह सामूहिक विवेक जागृत होगा जो लोकतंत्र के ढांचे में पुनः प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आवश्यक है। मैं तुम्हें अपनी हार्दिक शुभेच्छाएं और आशीर्वाद भेजता हूँ। तुम्हारा सस्नेह जयप्रकाश। और जिस दिन वो गुजरे हैं उस दिन सुभाषिनी जी भारत जोड़ो यात्रा में थी कहीं, और यूं ही यूट्यूब पर हमें उनका 2-2.5 मिनट का वो भाषण दिख पड़ा पहली बार, जो वो बुद्ध विहार में कहीं रामदास जी और वो गए हुए हैं, और उसमें वो कह रहे हैं कि हम इस बहस को संसद और विश्वविद्यालय की 4 दीवारियों से उठाकर देश के खेतों और खलिहानों में, बाजारों में, झुग्गी और झोपड़ी में ले जाना चाहते हैं। वही है इस देश का असली मालिक, वही है तुम्हारा आदमी। और इस तरह से उन्होंने लोगों की चेतना को झकझोरा, और जब मंडल कमीशन की एक सिफारिश लग गई तो गांधी मैदान में उनका तारीखी भाषण जो हुआ वो उस समय के कुछ लोगों को जरूर स्मरण होगा कि हमने मंडल को लगाकर न सिर्फ पिछड़ों को उनका हक और अधिकार दिया है, बल्कि उनकी सुषुप्त चेतना को भी जागृत करने का काम किया है। और इस लड़ाई में अकलियतों का हाथ बहुत कारगर साबित होगा। जो हाथ अकलियत की तरफ उठे उनको थाम लो। जीवन भर इन मूल्यों के साथ उन्होंने राजनीति की, और जब तक उनकी स्मृतियां हमारे बीच हैं, हम लोग इतना जरूर कह सकते हैं कि नई पीढ़ी आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। उनकी यादों को नमन करते हुए, और आज जबकि वो नहीं है तो थोड़े और ज्यादा हम उनको महसूस कर पा रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।